बजट के पेपर का डमी सा कुछ कराया जाता था उन फोटोग्राफर के लिए जिनके बाहर के अखबार हैं। और ये भी ध्यान रखते थे पॉलिटिशियन कि आज मैं जैकेट और शर्ट पहना हूं वही बजट के दिन पहनना है, ताकि उस दिन जब छपे अखबार में बाहर के अखबार में तो वैसे ही दिखना चाहिए। दुनिया कोई भी अखबार उठाइए, मेरे पास सारे अखबार मेरे मोबाइल में लिंक आता है, ठीक। तो उसका पहला पेज पढ़ना शुरू करते हैं आप फोटो से, यानी कि कम से कम 5 नहीं तो 4 कॉलम, इससे नीचे पिक्चर नहीं होती है। और जो जरा से जो जगह बचती है लेफ्ट राइट में, वो छोटी सी सिंगल कॉलम की स्टोरी से अखबार शुरू होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शायद पाठक नहीं चाहते हों, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता है। और हमेशा एक बड़ी सी हेडिंग, बहुत सारे टेक्स्ट और छोटी सी एक पिक्चर की एक परंपरा अजीब सी बनी है। ये मार्केटिंग के लोग बेहतर समझते होंगे कि इसका मतलब क्या है। तो मार्केटिंग तो दुनिया के दूसरे देशों में भी होती होगी, हमारे यहाँ ही आफत क्यों है मैं ये नहीं समझता हूँ। नमस्कार, आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हमारे आदरणीय श्री जगदीश यादव जी, जो कि पत्रकारिता पब्लिकेशन की बैकग्राउंड से 40 साल से ज़्यादा का उनका एक्सपोजर है। भारत के लगभग बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में का एसोसिएशन है। आज हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर का एक अपना न्यूज़ चैनल, जिसको हम यूट्यूब चैनल भी बोलते हैं, परफेक्ट पिक्चर के नाम से देखा जाता है। हम लोग उसको एस्पायर करते हैं, हम लोग हमारे स्टूडेंट्स, आईआईपी के स्टूडेंट्स उसको देखते हैं, सीखते हैं। आज हमारे साथ जगदीश सर आए बातचीत करने के लिए, और हमारा सब्जेक्ट पत्रकारिता ही है, फोटो जर्नलिज्म है। सर की छोटी छोटी कहानियां जो हमने सुनी, जो कि बड़े पर्दे के लायक हैं, लेकिन वो इतनी प्यारी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो अद्भुत हैं और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखने को नहीं मिलती हैं, सुनने को नहीं मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करता हूं, और स्वागत के बाद आपसे मैं सर सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, फोटो जर्नलिज्म एक ऐसा जॉनर है, एक ऐसा डिपार्टमेंट या एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ही फास्ट है, फास्ट पेसिंग है, या कला और फोटो जर्नलिज्म के बीच का जो एक रिलेशन है, या जो दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज हैं या डिससिमिलैरिटीज हैं, वो क्या है? थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए। फोटो जर्नलिज्म है रोशनी से खबर लिखना, रोशनी से फीचर लिखना, रोशनी से ट्रेवलॉग लिखना। ये है फोटो जर्नलिज्म। फोटोग्राफी के जितने जॉनरा है वो सबसे ज़्यादा फास्ट और फोटोग्राफी के रूल को ताक पर रख के शूट किया जाने वाला जॉनरा है, क्योंकि फोटोग्राफी की कला के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अगर वो फोटो जर्नलिस्ट देने की कोशिश करेगा तो खबरों से बाहर हो जाएगा और उसकी तस्वीर में खबर कमजोर दिखाई देगी। एक तो सबसे पहले सर हमें, क्योंकि फोटो जर्नलिज्म में स्टूडेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है नॉर्मली कि हम एंटर कैसे करें, मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि फोटोग्राफी को एज अ सीरियस आर्ट की तरह से पढ़ाया जाता है, और फोटो जर्नलिज्म एक पैशन, मतलब हीरो जैसा दिखाई देता है, जो हम एस्पायर करते हैं। स्टूडेंट्स जो देखते हैं कि ये फोटो जर्नलिस्ट हैं, देखो ये आपने कितना लंबा एसोसिएशन आपका रहा है संसद का, और 7-8 प्रधानमंत्री भारत के जो हुए हैं उनके साथ आपने समय बिताया है, जो कि अद्भुत जैसी फीलिंग आती है उसको देख करके। और स्टूडेंट्स को जब हम ये बताते हैं कि जगदीश सर का इतना लंबा एक्सपोजर रहा है, तो इसमें एंटर करना हो तो उसकी क्या तरीका है, क्या उसके पीछे कोई स्पेशल हमें उनको एजुकेशन देना चाहिए, वो किस तरह से एंटर करें? मैं इस पर सारा थोड़ा लंबा होगा लेकिन बताऊंगा जरूर। मैं अपना जो समझ में आया है अब तक उसे बताऊंगा। पहले हम अपने वरिष्ठों से, सीनियर से सीखते थे और उनसे समझते थे, लेकिन अब सीनियर से और सीख समझ करके फोटोग्राफी के किसी भी जॉनरा में सक्सेस होना आसान नहीं है। प्रॉपर एजुकेटेड होना जरूरी है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की मदद की ज़रूरत है, सीनियर्स की भी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि फोटो जर्नलिज्म में कोई व्यक्ति आया, इसमें अप्स डाउन्स बहुत चलते हैं। अभी जितने जॉनरा फोटोग्राफी के हैं सबसे ज़्यादा डाउन पर फोटो जर्नलिज्म है अभी इस वक्त। बाकी सारे जॉनरा ग्रो कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, मार्केट में डिमांड है।
जबकि इसमें डिमांड घटी है। क्वालिटी पिक्चर की बात मैं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पिक्चर आपको अखबारों में बहुत दिखाई देगा, लेकिन क्वालिटी पिक्चर बिल्कुल डाउन हुई है। तो ये इस एजुकेशन क्यों चाहिए कि फोटो जर्नलिस्ट बहुत मेहनती होता है, वो आवर्स में काम नहीं करता हो, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक भी करने की उसके पास दम होता है। अगर अनुभवी है, 5-6 साल काम किया है तो उसकी हैबिट में हो जाता है। लेकिन जब डाउन आने लगती है मार्केट और अखबारों को तकलीफ होने लगती है, मैगजीनों की सेल गिर जाती है, तो सीधा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अखबार में जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ पहले शुरू होती है फोटो जर्नलिस्ट को, क्योंकि जो विभिन्न सोर्स से पिक्चरें आ रही है उसे लेके काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर पढ़ाई की हो, शिक्षित हो अगर फोटोग्राफी में, तो उसको जॉनरा शिफ्ट करने में तकलीफ नहीं होगा। और जिस जॉनरा में ज़्यादा चमक दिखाई दे रही है, ठीक जा रहा है, उधर वो जा सकता है। तो आपने जैसे बताया कि तो ये बेसिक आर्ट कॉलेजेस में भी और बाकी कॉलेजेस में भी हम इसी तरह से सीख कर आए हैं। अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने अक्सर पेरेंट्स का आता है या हम लोग आपसे जानना चाहते हैं, मैगजीन्स हैं, डेली पब्लिकेशंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, आपका स्टॉक इमेजेस के बैंक्स हैं, तो काम तो बहुत होगा ना। देखिए दिक्कत क्या आई है, ये खाली इंडिया में दिक्कत नहीं आई है। अच्छा, अखबारों में जो स्टाफ की कमी करना शुरू हुआ तो ये सारी दुनिया के अखबारों में कम कर दिया फोटोग्राफी, डिजिटलाइजेशन के कारण। हाँ, डिजिटलाइजेशन और इजीली एक्सेस, क्योंकि जो कॉमन मैन है, जो रीडर है, जो न्यूज को पढ़ता है, वो भी अब जर्नलिस्ट हो गया है। वो भी शूट करके कोई खास बात होती है भेज देता है। सीरियस फोटोग्राफी जर्नलिज्म में भी उसका बखत कभी कम नहीं होगा, वो तो रहेगा। मैं एजुकेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एजुकेशन के बाद शिफ्ट करने में बहुत आसान रहता है। आप अपने जॉनरा से इतर भी हो सकते हैं। पहले के सिस्टम ही नहीं था सीखने का कोई, अब तो सिस्टम है। आप जैसे आपके इंस्टीट्यूट है और भी इंस्टीट्यूट होंगे, जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, ये मैं कह रहा था। फोटो जर्नलिज्म के बारे में दूसरे जॉनरा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मॉडलिंग पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उनको भी ठीक से पढ़ाना जरूरी है। ऐसा ये जॉनरा है फोटो जर्नलिज्म का जिसमें हर प्रकार की फोटोग्राफी करने का एक व्यक्ति को मिलता है जो दूसरे किसी और जॉनरा में नहीं है। ग्रेट। मैंने वो फैशन भी करता है जी, वो मॉडलिंग भी करता है, वो इन्वायरमेंट पे काम करता है, पहाड़ गिर रहे हैं उसको भी कवर करता है, और वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जाता है, एजुकेशन कवर करता है, वो राइट कवर, दंगा कवर करता है, और काफ़ी चोट भी खाता है, बहुत बार लाठी खाता है, संसदीय जो एक्टिविटी होती है उसे कवर करता है, और एक ग्लैमराइज तरह है, क्योंकि जितने भी बड़े पॉलिटिशियन जो ओहदेदार लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ उसकी सेध थोड़ी रहती है, क्योंकि हर आदमी को छपाने का बड़ा शौक रहता है, तो लोग बड़ा तबीयत से उससे मिलते जुलते हैं। इन दिनों बल्कि बदले समीकरण में थोड़ा सा घटा दिख रहा है, लेकिन ये घटा नहीं रहेगा। हमारे टाइम में हम सेंट्रल मिनिस्टर हमारे लिए उनसे अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था पहले। अच्छा। हम गए दरवाजे पर खड़े, शकल दिखाया, अरे बोलो बोलो क्या है, तो आ जाओ आ जाओ। मैं बोला आप तो बिजी हैं, अरे कोई बात नहीं, बिजी हैं, 5 मिनट कुछ शूट करना है, शूट कर लिए, चले गए। जब संसद खुलती थी तो हम लोग पार्लियामेंट के गेट पे होते थे, एक से एक उमंग भरी चीजें होती है। जब बजट आना है तो पहले हमारे सामने पोज कराया जाता था, आज रेलवे बजट का पोज है, तो मंत्री मने बिल्कुल पोज करते थे, फाइल खोल के कागज जब फर्जी देखना, हमसे खिंचवाना फोटो। वो क्यों? वो इसलिए पोज करते थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। वो हमारे लिए पोज नहीं करते थे, वो अखबार के लिए करते थे। पहले जब ऐसा डिजिटल का युग नहीं था, और मान लीजिए मैं जिस अखबार में काम करता था, वो वैसे तो मेरा अखबार कलकत्ता का था और इंटरनेट नहीं है, मेलिंग से सुविधा नहीं है, तो जो मैं आज बजट के दिन उसकी पिक्चर शूट करूंगा तो वो छपेगी कब? 2 दिन बाद, क्योंकि वो तो डाक में जाएगी या कुरियर में जाएगी, तो क्या होगा वो। इसको ध्यान में रखते हुए बजट के पेपर का एक डमी सा कुछ कराया जाता था उन फोटोग्राफर के लिए जिनके बाहर के अखबार हैं। और ये भी ध्यान रखते थे पॉलिटिशियन
कि आज मैं जैकेट और शर्ट पहना हूं, वही बजट के दिन पहनना है, ताकि उस दिन जब छपे अखबार में, बाहर के अखबार में, तो वैसे ही दिखना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग इतनी होती थी, अंडरस्टैंडिंग थी, जो अब नहीं है। अब उसकी जरूरत भी सच्चाई में नहीं है। अब तो इतना क्विक सर्विस सिस्टम हो गया कि यहाँ शूट है तो वहाँ तुरंत जा रही है। हाँ, तुरंत जा रही है, अब जरूरत नहीं है। लेकिन वो अभी भी परंपरा चल रही है, वो चल रही है। एक मेरा आपसे सर क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग ने इसके बारे में चर्चा भी की है, कि जो वर्टिकल्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें हमने देखा है हमारे ज़माने में भी, और इनफैक्ट अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसी तवज्जो देते भी हैं, उसमें जो साइज ऑफ पिक्चर है, इसको लेकर के बहुत ही सिस्टम हमारे यहाँ बिगड़ा है। यानी पिक्चर का साइज जो 6 कॉलम, 8 कॉलम, 4 कॉलम का हुआ करता था, आज वो 2 कॉलम, 1.5 कॉलम, 2.5 कॉलम, 3 कॉलम तक सिमट गया है। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि इसके बारे में मैंने आपके न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देखा है कि आपने इसके ऊपर 3-4 एपिसोड किए हैं। हाँ, एक्चुअली जब मैं बाहर के अखबार देखता हूँ, किसी भी देश का अखबार, हमारे पड़ोसी देश का अखबार भी, अच्छा, हाँ, जिनके संबंध हमारे साथ हमेशा ऐसे, उनके अखबार को देखिए आप, अंग्रेजी के अखबार को, और प्लेसमेंट देखिए पिक्चर का। दुनिया के सारे अखबार पिक्चर को प्राथमिकता ऐसे देते हैं कि कोई भी अखबार उठाइए, मेरे पास सारे अखबार मेरे मोबाइल में लिंक आता है, ठीक, तो उसका पहला पेज पढ़ना शुरू करते हैं आप फोटो से, उसके बाद अखबार शुरू होता है। यानी कि कम से कम 5 नहीं तो 4 कॉलम, इससे नीचे पिक्चर नहीं होती है। और जो जरा से जो जगह बचती है लेफ्ट राइट में, वो छोटी सिंगल कॉलम की स्टोरी से अखबार शुरू होते हैं। राइट। और ये मैं दिखाया भी था अपने वो वीडियो में। लेकिन हमारे यहाँ शायद पाठक नहीं चाहते हों, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता है। और हमेशा एक बड़ी सी हेडिंग, बहुत सारे टेक्स्ट और छोटी सी एक पिक्चर की एक परंपरा अजीब सी बनी है। ये मार्केटिंग के लोग बेहतर समझते होंगे कि इसका मतलब क्या है। तो मार्केटिंग तो दुनिया के दूसरे देशों में भी होती होगी, हमारे यहाँ ही आफत क्यों है, मैं ये नहीं समझता हूँ। मैं आपको बताता हूँ सर, क्या है कि जैसे तस्वीर में भी एक एक्सप्रेशन होता है, अपना कंपोजिशन होता है, लाइट एंड शेडो का भी खेल होता है। तो तस्वीरें हम जब विदेशी न्यूज़पेपर्स की देखते हैं, उसमें अगर एक पोटेंशियल पॉलिटिशियन की तस्वीर लगी है तो बड़ी डायनामिक जैसी दिखती है, क्योंकि एक तो वो पिक्चर है भी, और दूसरा उसका साइज इतना बड़ा कर दिया, तीसरा उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, तो लाइट उसके जो चेहरे पे पड़ रही है वो बोलती हुई तस्वीर लगती है। एक तो ये, तो इसका मतलब ये हुआ जो कवर का एस्थेटिक्स है, जो कवर लेआउटिंग है, डिज़ाइन है, उसका जो इम्पैक्ट दिखाना चाह रहा है वहाँ का न्यूज़पेपर, वो इस बात को अभी भी कैरी कर रहा है कि हमें तस्वीर के माध्यम से बहुत सारी बात कहनी है, और जो कंटेंट है वो सपोर्ट में आ रहा है और डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखी हुई है। वेयर एज जो हमारे यहाँ मैंने देखा, जो मैंने भी न्यूज़पेपर के साथ में एडवर्टाइजिंग किया, तो फुल पेज एडवर्टाइजमेंट, हाफ पेज, सेकंड पेज एडवर्टाइजमेंट, थर्ड पेज एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजिंग इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है हमारे यहाँ कई बार कि वो खबर को भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जनता है, तो इनके माइंड में ऐसी कोई चीज़ आने वाली नहीं है कि भाई एस्थेटिक्स करके भी कुछ होता है या कुछ होता है, तो कमर्शियल वायबिलिटी और बेहतर हो रही है तो चलो बेचें। आपको बताऊँ क्या होता है जी, जो आप बोले ना पिक्चर छोटी करके और बहुत वैल्यू नहीं, लेकिन जो भी अखबार ऐसा प्रयोग किए कि हम पिक्चर को महत्व देंगे, जैसा जिस अखबार में मैं था द टेलीग्राफ, आज भी वो महत्व देता है। अलग बात है कि उसके पास भी फोटोग्राफर की संख्या चली गई है, वो भी एजेंसी पर निर्भर कर रहा, लेकिन एजेंसी से चूज करना और बेहतर प्लेसमेंट अब वहीं दिखता है। होता क्या है कि जब फोटोग्राफर को पता है, फोटो जर्नलिस्ट को, कि ये इस शॉट जो कर रहा हूँ ये बढ़िया डिस्प्ले में जा सकता है, तो वहाँ पर पूरा नाक दम एकदम लगा के अपना पूरा दम, और वो डिफरेंट पिक्चर की कोशिश करता है। लेकिन जब पहले ही से आभास है कि इसकी बहुत वैल्यू नहीं होने जा रही है, तो शूट में उसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, और वो भी ऑर्डिनरी शॉट उसके पास मिलने लगते हैं। जिन अखबारों ने बहुत महत्व दिया है, जिन पत्रिकाओं ने पिक्चर को, वहाँ के फोटोग्राफर्स उसी टोन में शूट करते हैं, और कमजोर फोटोग्राफर भी, जानकारी का माने ज्ञान का कमी वाला फोटोग्राफर भी बहुत जल्दी पिकअप करके वहां पर जाकर खड़ा हो जाता हो, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक बात। एक बात और सर, मुझे आपने ये मेरे को पूछना है, क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट तो है ही, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है
हम लोग पहले 2% ऑनलाइन को बिजनेस दिया करते थे, बजट का 2%, 2.5%, और क्लाइंट 3% पर आके तो बोलता था मैंने 3% आपको बजट दिया है। 3% का मतलब काफी बड़ा बजट पैसों के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन ग्रेजुअली ये हुआ कि डिजिटल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा हम चले गए, क्योंकि वो बहुत साइंटिफिक है। वहाँ पर जो ROI है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालिटिक्स है, उसके पीछे का जो साइंस है वो बताता है कि इतने पेज, इस पेज को इतने लोगों ने देखा, इतना लीड जनरेशन हो गया, इतना कन्वर्जन हो गया, और बहुत एक्यूरेट आप अपना बिहेवियर और ऑडियंस को कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वेयर एज अखबार, न्यूज़, मैगजीन्स और बाकी की सब चीज़ें हैं, यहाँ पर भी ऑडियंस डिफाइन होती ही है। यहाँ पर भी कोई अमर उजाला पसंद करता है, कोई दैनिक जागरण, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया, तो कोई हिंदुस्तान टाइम्स, कोई टेलीग्राफ और इंडियन एक्सप्रेस को पसंद करता है, तो वो उसे ही पढ़ने से उसकी ऐसी तसल्ली होती है। सो वो एक होता ही है। लेकिन डिजिटल के आने के बाद मैंने ऐसा सुना भी है और महसूस मेरे को कुछ हुआ कि अखबारों के ऊपर काफ़ी बड़ी इश्यूज क्रिएट हुए, तभी उनको अपने जॉब्स और उस तरह से भी कम करना पड़ा। बहुत इशू क्रिएट हुए, खासतौर से जब ये कोविड के टाइम में उस काल ने उसको बहुत सत्यानाश कर दिया। बोले कि न्यूज़पेपर छूने से कोविड हो जाएगा, तो एकदम उसकी सर्कुलेशन आके 15% रह गई। 1 लाख की जगह 15,000 आ गया। लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ रहा। और जहाँ तक एड सेंस का मतलब है ना, अभी भी मैं देखता हूँ प्रिंट में छपा हुआ एड का जितना इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल ठीक है, डिजिटल पर आप घूमते रहिए, नहीं हो सकता। एक ट्रस्ट वैल्यू है पब्लिकेशन की, न्यूज़पेपर की, मैगजीन की, एक शेल्फ लाइफ भी होती है। वो जो ट्रस्ट है वो आज भी बरकरार है, इसीलिए आज अखबार छपता है, हम लोग पढ़ते हैं। सुबह चाय के साथ में अखबार ना मिले तो बड़ी तकलीफ होती है। तो ये तो बिहेवियर का एक काइंड ऑफ रोज का एक हमारी आदत बन गई है। अब मेरे को आपसे एक सर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करना है, जो कि मैं चाहता था सबसे पहले करता, लेकिन वो ये कि आपने बड़ा लंबा समय भारत के प्रधानमंत्री जो रहे, 7-8 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? हमको तो ऐसा लगता है आपने खूब एंजॉय किया होगा। रियली एंजॉय किया, बिल्कुल एंजॉय किया। मैंने जो पहला प्रधानमंत्री जो मेरी सूट में सामने आई, जो असाइनमेंट के रूप में किया, वो इंदिरा गांधी का। अच्छा। तो निश्चित रूप से वो जो पहला इम्पैक्ट था, मैं उनको पहले, उससे पहले मैं उनको उनकी तस्वीरें देखा था, मैं उनको नहीं देखा था। अच्छा। लेकिन वो पहला वाकया था, और उस वाकये की चर्चा करूंगा तो लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट कर दूं। देखते ही जो मैं उस लॉन में पहुंचा उनके आवास के, जो अब एक तरह की उनकी मेमोरी में बनाया गया, 1 सफदरजंग रोड, तो वहां पहुंचा तो देखा लॉन में लोग हैं और लोगों से ऐसे मिल रही जैसे प्रधान नहीं होता गांव का प्रधान, बोलो भाई क्या दिक्कतें हैं। अच्छा। तो उस तरह से वो प्रधानमंत्री मिल रही थी, गांव प्रधान की तरह। इसकी नाक साफ करो, क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, इसको देखो, इसको बिस्कुट खिलाओ, कुछ करके मिल रही थी। तब हम हमारे उस जगह में आई जहाँ वो कार्यक्रम था जिसके लिए मैं गया था। तो वहाँ पर समस्या जो मेरे सामने आई कि मैं कट रोल्स ले गया था। मैं बहुत जूनियर फोटोग्राफर था, मुझे उस तरह से नहीं था कि 5 रोल उठा लो, तो मैं कट जो 20 खींच गए, 22 खींच गए, काट के रखता था 35 mm के, उससे शूट करता था। तो जब मैं शूट करने लग गया, एक सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे जो इनकी पार्टी में कैबिनेट के साथ शामिल हो रहे थे, तो मैं शूट करने लगा तो 2 क्लिक करता था तो खत्म हो जाता था, 4 पर खत्म हो जाए, कोई 6 पर खत्म हो जाए। कार्यक्रम में कोई और फोटोग्राफर नहीं, मैं अकेला। अब वो समस्या ये थी कि जब मैं करने लगूं तो इंदिरा जी बोलती कि क्या हो गया, तो मैंने कहा कि थोड़ा कट फिल्म थी, मैं थोड़ा लोड कर लो। तो वो कहती थी जल्दी कर लो, फिर वो खड़ी रहती थी वो आराम से, फिर अपना रिवाइंड किया, फिर दूसरा कट लोड किया, फिर उससे 2-4 शूट किया, फिर खत्म, फिर वो खड़ी रहती थी आराम से। तो वो अच्छा लगा। और उनके बाद तुरंत जो प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, उनके साथ मुझे उत्तर प्रदेश में जो घूमना हुआ जी। ट्रेन में सफर, नॉन एसी साधारण ट्रेन में, हर स्टेशन पर रुकती है, साथ चलते हैं, मैं कूद के जाता हूँ नीचे और मैं शूट करता हूँ। तो वो अंदर घुसते हैं ट्रेन में, ट्रेन के गेट से वो एड्रेस करके जब अंदर जाते, पीछे मैं आता हूँ, ये क्रिया चलती रहती है। तो एक बार बोले कि ये बार आप कर रहे हैं ऐसा, तो मुझे भय लगता है कहीं चोट लग जाएगी, कैमरा डैमेज हो जाए, तो कैसे करेंगे आप? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। बोले नहीं, आप कैमरा तो मुझे दे दीजिए,
खाली हाथ उतरिए और मैं कैमरा पकड़ाता रहूंगा। तो 10-8 स्टेशनों पर मैं ऐसे कूद जाता था और वो कैमरा पकड़ा देते थे और मैं शूट करता था, फिर चढ़ के हम आ जाते थे। सुनकर कितना अद्भुत लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री जो कि हमारे एस्पिरेशंस में हम जिनको देखा करते थे, तस्वीरें छपती थी, और वो रियल लाइफ में, क्योंकि वो आपके साथ तो रियल लाइफ था, तस्वीर जब बन गई तो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री आपके कैमरा को पकड़े हैं, आपको पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे भय लगता है। ये बहुत ही कमाल। साथ में भी कहते हैं कि बहुत गर्मी है, पानी वानी पीजिए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मैंने कहा कि वो तो रफ टफ की आदत हम लोगों की है। वैसे भी जो फोटोग्राफर्स होते हैं, न्यूज फोटोग्राफर, उनको हैबिट है पूरे दिन पानी ना दो तो भी उनको कुछ होता नहीं है, आदत पड़ गई है, तो हमें कुछ नहीं होगा। मैं जरूर आपकी चिंता कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग नाजुक है। मैंने कहा, बोला नहीं मेरा व्यवस्था है। बातचीत हुई और देखिए उसके बाद एक और वाकया है, नरसिम्हा राव, बहुत कहा जाता था बड़ा चुप रहने वाले प्रधानमंत्री थे, तो जब वो चाय पे बुलाते थे, हर प्रधानमंत्री साल में एक बार चाय पे बुलाता था अपने घर, और वो प्रधानमंत्री होता था और हम फोटो जर्नलिस्ट होते। जब नरसिम्हा राव बुलाए तो कैमरा लेके नहीं जाना है, तो उस दिन देखा नरसिम्हा राव कह रहे कि देखिए तो आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमने कहा क्यों जी? बोला कि अभी अगर कैमरा होता तो एक दूसरे को धक्का मार के दरवाजा तोड़ के तुलसी फाड़ के बिल्कुल पिक्चर के लिए। तो मैंने कहा कि आप हमारी मजबूरी समझ सकते हैं कि हम एक दूसरे को बीट करने की कैसे कोशिश करते हैं, इसमें धमा चौकड़ी मची रहती। बोला आज आप लोग इतने अच्छे लग रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं, साथ बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने कहा लेकिन इससे हमारा गुजारा नहीं है, हमें तो वही बनना होगा। फिर अटल जी भी बुलाए ऐसे ही। अटल जी के यहाँ ये आदेश आया कि कैमरा लेके आ सकते हैं। मैंने कहा बड़ी अपॉर्चुनिटी, कैमरा लेके गए, व्यवस्था अच्छी की गई, लॉन में उनको बैठा दिया गया एक ऐसी चेयर पर जो घूमती है, और हम गोलाई में सब फोटोग्राफर खड़े होके अटल जी दिस साइड, अटल जी दिस साइड, वो घूमते रहे, हम शूट करते रहे। तो ये एक देखिए ग्लैमर कितना ज्यादा है, कितना फन है, ये हमें एनर्जी भी बहुत देता है। उससे बड़ा टॉप एग्जीक्यूटिव तो कोई होता नहीं है। और उसको अटल जी दिस साइड, अरे घूम रहा हूँ भाई, तो अटल जी घूम रहे, तो कितना मजा आता है। तो ये अपॉर्चुनिटी दूसरे जॉनरा में नहीं है, ये डिफरेंस यही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ इस जॉनरा के लोगों को पूरी फोटोग्राफी की पढ़ाई करके इसमें आना जरूरी है, ताकि वो कमजोर ना रहे जब चाहे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि हम नहीं पढ़े, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। ये अलग बात है कि मेरा एक लंबे समय से और बाद में प्रिंट मीडिया से आने के बाद भी ऐसे ऐसे फोटोग्राफर्स के बीच में लगातार मुझे रहने का मिल रहा है कि मेरी समझ बढ़ी है, पिछले 3 साल से ज़्यादा बढ़ी है। क्योंकि ये जो लोग रिशाल सिंह हैं, दीप भाटिया हैं, ये जो मुकेश जी हैं, चाहे तमाम लोग ऐसे हैं, आपके साथ बैठता हूँ तो सब लोगों से जो मिलना जुलना हो रहा है, जो जर्नलिज्म से अलग लोग हैं उनके साथ जो समय लग रहा है, उनकी जो पिक्चरों में खोया रहता हूँ थोड़ी देर, तो मेरे को भी सीखने को मिल रहा। इसी आधार पर कह रहा हूँ कि सबको पढ़ाई करके सीख के कोई जॉनर चूज कीजिए, किसी भी जॉनर को फोटोग्राफी की पढ़ाई जरूर कर लीजिए। तो आपने इंदिरा जी से शुरू किया और लास्ट आपने 2023 में मोदी जी। हाँ। तो मोदी जी के साथ का कोई एक्सपीरियंस? नहीं, मोदी जी के साथ पहला एक्सपीरियंस जो था वो रैली वैली की अलग बात है, वो तो हो गई, लेकिन जिस दिन ओथ लिए उस दिन से हम दूर हो गए। ओथ लेते वक्त पहला इंस्टेंस कि हम लोगों को जो प्लेस दिया गया शूट करने का, वह व्यक्ति 200 mm से शूट नहीं कर सकता। ओके। ऐसी डिस्टेंस दिया, क्या दिया कि वो मंच ओथ का, उसके बाद पूरी इनवाइटी, सभी इनवाइटी, और सबसे लास्ट में फोटोग्राफर। और हमें शॉट चाहिए होता, ओथ ले रहे हैं, राष्ट्रपति खड़े हैं तो आता। कितनी मुश्किल हुई होगी हमें, और हमने कैसे मैनेज किया होगा, वो सोचने की बात है। बिल्कुल ठीक। पिक्चर तो हम छाप पाए, लेकिन हम क्या किए कि 400 उसको रॉ पर जाके शूट करके लूज फ्रेम खींचा, भाई लूज ही बनेगा 200 से फुल बोल्ड होगा नहीं, लूज फ्रेम खींच करके ध्यान रख करके इसे हमें क्रॉप करना, फिर हम उसे क्रॉप करके डिजिटल पे लेके कर लिए काम। लेकिन बहुत आफत हुई, बहुत तकलीफ हुई, ये ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमेशा ओथ हमसे 10-15 फुट दूर पे होता है, इससे ऊपर कभी नहीं हुआ, 20 तो कभी हुआ ही नहीं था, उसमें 200 मीटर 300 मीटर हो गया, हमारी हालत खराब हो गई थी। और अब जरूर हम दूर हो गए निश्चित। हम इसके बाद बहुत सारी असाइनमेंट किया हूँ विज्ञान भवन में, जगह जगह, जब वो नज़दीक भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पहला जो ओथ के दिन काफ़ी हम लोग तड़फड़ा गए सब लोग।
बहुत परेशान हुए जी। तो लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं जो वेल इक्विप्ड हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो लोग जो जानते थे कि ऐसा हो जाएगा, जिनको खबर थी, वो अपने बड़े बड़े लेंस लेके गए। लेकिन वो भी तकलीफ में थे, काफी भयभीत थे, क्योंकि लाइट डल हो गई, क्योंकि सनसेट के टाइम में वो कार्यक्रम हो रहा था जी। ये था। ठीक। तो सर और ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स को बड़ा फैसिनेटेड, मोटिवेटेड? हाँ बिल्कुल, वो ऐसे बहुत सारे, लंबा हो जाएगी आपसे बातचीत। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए कि मैं एक जूनियर फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहा था, बिल्कुल जूनियर, सबसे जूनियर। बेसिक मेरा काम था कि फिल्में प्रोसेस करो, प्रिंट बनाओ, वैलेट में काट के रखो, और फिर प्रिंट को वहाँ लिफाफा बना के, और कुरियर जा रहा है ऑफिस का, उसमें डाल देना है। यही सब में ज़्यादा ध्यान वहाँ। लेकिन मन में छपास का शौक बहुत बड़ा, बस देखता रहता है क्या चीज़ छप जाएगा। इसी छपास ने मुझे चंबल भेज दिया। ओके। चंबल चला गया, चंबल में डकैतों को शूट किया, और उसमें खास तौर से दो जो डकैत थे, फूलन देवी, घनश्याम। छविराम, घनश्याम और फूलन देवी को जब जंगल से लाया गया, हाइड आउट से जब निकाला गया, तो मैं साथ था। अच्छा। मैं था वहाँ कि कैसे वो जंगल से आते हैं, तो वो दोनों का देखा ड्रामा। फूलन देवी का तो थोड़ा अलग तरीके का है, लेकिन खास तौर से मैंने देखा घनश्याम का। आधी रात के बाद प्रोग्राम बना कि घनश्याम को लेने चलना, तो एक टीम थी, कुछ अधिकारी भी थे, और मैं एक अकेला फोटोग्राफर लटका हुआ वहाँ, और कोई नहीं था। तो गए हम वहाँ, आधी रात को चले, 1-1:30 बजे पहुंचे जंगल में, और वहाँ पर इशारे किए जा रहे थे। वहाँ का लोकल बंदा था, कोई जानवरों की आवाज़ निकालता था, कुकड़ू कुकड़ू खी खा कुछ कर रहा, ताकि वो सुन के आ जाए। लेकिन वो नहीं आए। हम लोग 1-2 घंटा लगाए, बहुत ठंड थी, तेज ठंड, दिसंबर, और फिर लौट के आ गए कि सक्सेस नहीं हुआ। और ये क्रिया फिर अगले दिन शाम को 4 बजे की गई, कि फिर मैं गया 4 बजे शाम को साथ, और उसी जगह में स्पॉट पर गए। हम जाके खड़े हुए, तब अचानक दिख रहे हैं कि डकैतों की आवाज आनी शुरू हुई, जय माता की, और जैसे फिल्मों में शॉट देखते हैं। अब मेरे पास कैमरा क्या था, नॉर्मल लेंस, निकोरमेट की बॉडी अब देख रहा हूँ कि सारी पहाड़ी में डकैत गन ऐसे किए हुए, तो रेंज से मेरी दूर है वो, लेकिन फिर वो इकट्ठे होना शुरू हो गए, क्लोज होना। हम बीच में खड़े हैं, चारों तरफ से क्लोज हो रहे हैं, हम सेंटर में खड़े हैं। आ गए सब, पसीने से तर सर्दियों में देखा उनको। कई तरह की बात होती है ना कि अब हम जा रहे हैं, तो एक ही होता है कि हमारे साथ ट्रीटमेंट क्या होगा, तमाम तरह की बातें होती होगी, तो उससे भी पसीना आ जाता। तो घनश्याम जब आए तो देखे कैमरा, तो बोले कि जय माता की, फोटो खींचोगे? बोला खींच। हाँ। तो वो उसने ऑटोमेटेड गन लगाई, नॉर्मल लेंस में लगाया ऐसे बोल्ड लेने के लिए कि मैगजीन को बोल्ड छापेंगे। वो गन लगा धता 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 करे, तो नॉर्मल लेंस के साथ मैं करूँ तो वाइब्रेशन हो रहा था, तो मेरा हाथ भी कांपे, क्योंकि मैं वैसे हथियार का ट्रेंड आदमी हूँ, हथियार को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं फोर्स में पूरा 10 महीने की ट्रेनिंग किया। लेकिन आप जब ऑटोमेटेड गन के पास रहेंगे तो वाइब्रेट करता हो, तो वो उसको शूट किया। वो दाढ़ी और पग सब बांधा हुआ, टीका बड़ा सा, भूत की तरह आदमी, और धर 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 कर, वो पिक्चर है, माला सिंह की बुक में छपी है। तो उसको शूट किया, फिर किस्म किस्म की तस्वीरें की। तो उसको लेने का वो जो क्रिया मुझे याद है। और फूलन देवी का एक दिन किसी और दिन रखिए तो करेंगे, वो लंबा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगली बार फूलन देवी को के जीवन की पहली तस्वीर मेरे हाथों खींची गई है। उसके पहले उसके सामने कैमरा क्लिक नहीं हुआ था, पहला क्लिक मेरा, फर्स्ट क्लिक। तो है सर का एक अपना डिजिटल चैनल है परफेक्ट पिक्चर, और परफेक्ट पिक्चर आपने शुरू किया जब रिटायरमेंट हो गया उसके बाद। और फोटोग्राफर एक जिस तरह का पर्सनैलिटी है, जो बिहेवियर उनका है, वो शांत ऐसे नहीं रह सकते कि भाई घर में रिटायर्ड लाइफ की तरह से। तो बहुत पैशन के साथ सर ने परफेक्ट पिक्चर को शुरू किया है, और हम लोग देखते हैं तकरीबन आपने, मेरे को लगता है 400 के आसपास वीडियोस। अब 500 में सिर्फ 4 कम है, 500 में से 4 कम वीडियोस। एवरी डे इज अ न्यू डे। और आज भी सर परफेक्ट पिक्चर को लेकर के बहुत सीरियसली, और कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। आज कहाँ है? लखनऊ में, आज कहाँ है? काशी में, और कितने फोटोग्राफर्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, और कई कार्यक्रमों में शूट लगभग रोज करते रहते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसे आया
पक्के परफेक्ट पिक्चर ही शू करना है, और पर्पस क्या है इसके पीछे, आपका पैशन क्या है? ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है इस प्रोफेशन के साथ जिसको कहीं नहीं देखा जा सकता। कोई वर्ड फोटोग्राफी दे आ जाए या किसी मैगजीन के फीचर पेज पर किसी फोटोग्राफर के बारे में थोड़ा सा छप जाए, इसके अलावा मैं कुछ देखता नहीं था। मैंने सोचा कि एक रिकॉर्ड किया जाए इनको, और एक सभी फोटोग्राफर धीरे धीरे, जब जो मेरी लाइफ बची है अगर उसमें धीरे धीरे करता रहा तो अभी और 400-500 और कर दूंगा, तो सब लोगों का एक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जब कोई रिसर्च करेगा, अगर व्यक्ति पर ना भी करे, उस दौर के फोटो जर्नलिज्म पे करे, तो भी उसको सारी तस्वीरें दिखाई देगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ आर्काइविंग बोलते हैं। जिस तरह के फोटोग्राफर्स में क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के साथ सर का उठ बैठ है, अगर उनकी बात को डॉक्यूमेंट भी कर लें, वो भी एक अपने आप में सब बहुत बड़ी बात है। तो आपके इस इनिशिएटिव को आप परफेक्ट पिक्चर के नाम से, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ सर का चैनल मिलेगा, आप उसे सब्सक्राइब करें, आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है। ऐसी स्टोरी जो सर ने आज बताई है प्रधानमंत्री जी के बारे में, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो डकैतों के बारे में, और पहली तस्वीर फूलन देवी की भी सर ने बनाई, ये बड़ी कमाल की बात है। तो आज मेरे ख्याल से सर, आज की जो इस एपिसोड को हम लोग यही विराम देते हैं, और अगली वीडियो के लिए जो आपने बताया फूलन देवी जी का प्रकरण, वो और उसके साथ में कोई ज्ञान की बातें, वो फिर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और फोटोग्राफी को चाहने वालों के लिए बनाएंगे। इस वीडियो को, इस तरह की रिकॉर्डिंग को करने के पीछे हमारा एक पर्पस है। हमें फोटोग्राफी को आज तक वो स्थान सीरियसली नहीं मिला था, गवर्नमेंट में इंडस्ट्री की तरह से रिकॉग्नाइज नहीं है, देश में ना कैमरा बनता है ना सॉफ्टवेयर बनता है, एक्सेसरीज भी बाहर से आती हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत कोई लाभ होता नहीं है। लेकिन फोटोग्राफी को एक सीरियस आर्ट की तरह से फोटोग्राफर्स को भी वो पोजीशन मिले, अदर देन फ्यू अवार्ड्स। हम चाहते हैं कि डिस्कशन में एटलीस्ट ये सब्जेक्ट आए। सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी तक अटके रहना ये जनरल परसेप्शन है, लेकिन फोटोग्राफी के बगैर कोई आर्ट होती नहीं, कम्युनिकेशन पूरा होता नहीं, कमर्शियल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, कोई कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट हो या एडिटोरियल प्रोजेक्ट हो। सर, आज आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका आशीर्वाद हम पर है ही, बना हुआ है, रहेगा भी। और अगले एपिसोड में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। आप IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, हमसे क्वेश्चन पूछें और शेयर करें। इस चर्चा को जारी रखने के लिए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे सर के साथ, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।